गुड मॉर्निंग। हाँ साहब, पढ़ाई कैसी चल रही है? समझ में आ रहा है सब, है ना? आपके रेस्पॉन्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? समझ में आता है, समझते रहो, ठीक। आवेश के गुणधर्म पढ़ रहे अपन। आवेश के गुणधर्म में अपन लास्ट क्लिप में आवेश संरक्षण का नियम पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे अगला, आवेश का क्वांटीकरण एवं क्वांटम, क्लियर? यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटम ऑफ चार्ज। तो पहली बात तो बिल्कुल क्लियर आप समझ जाइए कि आप जो पढ़ रहे हैं, भले ही नाम थोड़ा आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये वो सिंपल सी चीज है। स्वाभाविक क्वांटीकरण, क्वांटम, ये अन्य भाषा में लिए गए नाम है, तो आप स्वाभाविक हिंदी भाषी हो, कोई कठिन लगता है तो नेम वाइज ये थोड़ा सा आपको टिपिकल टाइप की टर्म लग रही होगी, बाकी सिंपल है। तो मैं क्या करता हूं, आवेश का तो छोड़ देता हूं, पहले मैं इन शब्दों के अर्थ समझा देता हूं, ताकि फिर आवेश का उसको जोड़ देंगे, क्लियर? और फिर उससे ये भी पता पड़ जाएगा कि अपन जो पढ़ रहे हैं क्या वो आवेश का ही होता है, आवेश के अलावा किसी और का नहीं होता क्या? तो दो बातें अपने को, कि पहले तो शब्दों के अर्थ, व्हाट इज क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन, एंड व्हाट इज क्वांटम, क्लियर? फिर उसमें आवेश का कनेक्ट कर देंगे, और इसी बीच में अपन इस दौरान अपने ये समझेंगे कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो आवेश का ही होता है या आवेश के अलावा किसी और का भी हो सकता है ना? तो बड़ा सिंपल है। तो पहले अपन क्वांटीकरण की बात करें। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटीकरण किससे कहते हैं? तो सब भौतिक राशि का आदान प्रदान, एक्सचेंज, दो तरीके का होता है। ये सब भौतिक राशि का, अब आदान प्रदान को मैं हिंदी में लिख देता हूं लेन देन, अंग्रेजी वाले समझ जाएंगे एक्सचेंज। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो सतत, मतलब कंटिन्यू, और एक असतत यानी डिसकंटिन्यू, ठीक है? तो भौतिक राशि का आदान प्रदान, एक्सचेंज, दो प्रकार से होता है। एक तो कंटिन्यू फॉर्म में, जिसमें नॉन स्टॉप आप दी जाए, जैसे मान लीजिए एक आदमी रस्सी खींच रहा है और आप रस्सी देते जा रहे हैं, उसमें कहीं टूटन नहीं है, वो खींच रहा है, आप उसको हर क्षण रस्सी देते जा रहे हैं। ये तो क्या कहलाया? सतत, कंटिन्यू। इसमें कोई टूटन नहीं है, कोई पीसेस नहीं है। अब आदान प्रदान का दूसरा तरीका, जैसे मैं आपको बॉल कैच करा रहा हूं, बॉल देता जा रहा हूं, बॉल देता जा रहा हूं, आप भी कैच करते जा रहे हैं, क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये कंटिन्यूअस इसलिए नहीं है कि जब आपके हाथ में बॉल थी तो एक बॉल हवा में थी, आपने हाथ से बॉल छोड़ी, दूसरी बॉल ली, उस बीच में आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो एक मोमेंट ऐसा भी था कि आपने जब बॉल ली और छोड़ी और दूसरी बॉल पकड़ी, उस बीच में आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो उस आदान प्रदान को क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यू, असतत। यहां पर आप उसको हिंदी में अपन बंडल के रूप में भी बोल सकते हैं, बंडल के रूप में, ठीक है साहब? तो सब आवेश का, सॉरी, भौतिक राशि का आदान प्रदान, एक्सचेंज, दो प्रकार से होता है। एक कंटिन्यू, जैसे मैंने आपको सिंपल सा बताया कि मैं रस्सी छोड़ रहा हूं, आप रस्सी खींच रहे हैं, आपको भी लगातार मिल रही है, मैं भी लगातार दे रहा हूं, आपके हाथ में हर क्षण रस्सी है। लेकिन दूसरा मैंने आपको बताया कि मैं आपको बॉल कैच करा रहा हूं, आप बॉल कैच कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में हर क्षण बॉल नहीं है। जब आप बॉल छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ते हैं, उस बीच में गैप आता है,
वो क्या कहलाएगा? असतत, है ना? तो भौतिक राशि का अगर आदान प्रदान असतत हो, डिसकंटिन्यू हो, बंडल के रूप में हो, तो भौतिक राशि के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। और अपन बिल्कुल हिंदी में बोलें तो बिल्कुल सिंपल, भौतिक राशि का टुकड़ों में लेन देन, टुकड़ों में लेन देन क्या कहलाता है? क्वांटीकरण। अब ये शब्द सिंपल हो गया, तो जब भी आप भौतिक राशि का टुकड़ों में लेन देन करेंगे तो उस शब्द को टुकड़ों में लेन देन न बोलकर क्या बोलेंगे? तो इसमें तो क्वांटीकरण का रोल है नहीं, और इसमें इस लेन देन को क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण। यहां तक की बात तो क्लियर होगी। तो सब आवेश का लेन देन भी किसमें होता होगा? टुकड़ों में। आवेश आपकी डिमांड पर आप जितना चाहें उतना नहीं मिल सकता, क्योंकि वो किस फॉर्म में होता है? बंडल की फॉर्म में। क्लियर? क्योंकि हमने आवेश का क्वांटीकरण लिख रखा है। अब दूसरी बात, क्वांटम। तो आप क्वांटीकरण की प्रक्रिया में लेन देन किस में कर रहे हो? टुकड़ों में, पीसेज में। ठीक है? अब पीसेज में जब लेन देन कर रहे हो तो पीसेज में लेन देन के समय सबसे छोटा पीस, जिससे छोटा नहीं होता है, उसे क्वांटम कहते हैं। सबसे छोटा टुकड़ा, इसे क्या कहेंगे? क्वांटम। ठीक है ना? तो अब सब मैं इसको पूरी चीज को लैंग्वेज में बोल देता हूं, फिर अब आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जब किसी भौतिक राशि का विनिमय सतत न होकर विविध बंडलों के रूप में हो, है ना, यानी डिसकंटिन्यू हो, तो भौतिक राशि के विनिमय की इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन कहते हैं, चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं। क्वांटीकरण की प्रक्रिया में यानी टुकड़ों के लेन देन में भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसका लेन देन यानी विनिमय संभव हो सके, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहा जाता है। यानी क्वांटम भौतिक राशि का प्रकृति में उपलब्ध सबसे छोटा मान है, उससे छोटा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? तो ये दोनों शब्दों के अर्थ हो गए, ज्यादा घुसना नहीं है, बस अर्थ समझने थे पहले। तो अब सब आवेश का तो बात की बात है, पहले औरों की बात करेंगे। अब आपने जिससे आप 12th में तो 11 पढ़ रखी है आपने। 11 में आपने बोहर का द्वितीय अभिग्रहित पढ़ा होगा। बोहर के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में रहता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, जहां n का मान 1, 2, 3 एंड सो ऑन, नॉट 1.5, नॉट 1.2, नॉट 1.3। n के मान ये नहीं हो सकते, n के मान ये होते। अब सोचो सब, बोर क्या कह रहे हैं? कोणीय संवेग या इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूरा पूरा गुना हो। इसका मतलब h/2π क्या है? बंडल किसका? एंगुलर मोमेंटम का, यानी कोणीय संवेग का। तो पहले तो ये बताओ कि एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का
जो भौतिक राशि है उसका आदान प्रदान को क्या बोलोगे आप? क्वांटीकरण। क्लियर? अब दूसरी बात, क्वांटीकरण है तो सबसे छोटा बंडल, तो सबसे छोटे बंडल के लिए n बराबर क्या रखोगे? 1। तो रखो साहब, n बराबर 1, तो क्या आया? h/2π, यानी कोणीय संवेग का सबसे छोटा बंडल कौन हुआ? h/2π। तो h/2π को कोणीय संवेग का क्या बोलोगे आप? क्वांटम, है ना? तो टुकड़ों में लेन देन होता है, ये तो बोर ने आपको बोल ही दिया कि सब नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में विद्यमान रहता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो h/2π का ही पूर्ण गुणज क्यों? इसका मतलब h/2π सबसे छोटा टुकड़ा है ना? और फिर n के मान 1 2 3 यही रख सकते हो। तो इसका मतलब कोणीय संवेग टुकड़ों में लेन देन होता है, कि टुकड़ों में दी ली जाने वाली भौतिक राशि है, इसलिए उसको क्या कहलाए? क्वांटाइजेशन कहेंगे। और उसका सबसे छोटा पीस के लिए n बराबर कितना रख दिया अपन ने? 1। तो सबसे छोटा पीस कितना? h/2। h/2π को आप क्या कहेंगे? कोणीय संवेग का क्वांटम कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों चीजें अभी आवेश में तो नहीं देखी हमने, लेकिन अपने को ये दोनों चीजें किसमें दिख गई? ये दोनों चीजें अपने को कोणीय संवेग में दिख। चलो दूसरी बात करें, एक और। अब एनर्जी की बात करें। मैक्स प्लांक ने क्या कहा है? ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन सतत न होकर विविध बंडलों के रूप में होता है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण लगातार न होकर बंडलों के रूप में होता है, तो ऊर्जा के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहोगे? क्वांटीकरण। क्लियर? अब प्लांक क्या कहते हैं उसकी बात सुनो। तो ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन सतत न होकर विविध बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के इस बंडल को फोटोन कहते हैं। तो फिर फोटोन कौन हुआ? बताओ, फोटोन कौन है? फोटोन ऊर्जा का क्वांटम है, यानी सबसे छोटा मान ऊर्जा का किसके बराबर होता? फोटोन के बराबर होता। किसके अकॉर्डिंग? प्लांक के अनुसार। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वांटीकरण मतलब टुकड़ों में लेना देना, और क्वांटम मतलब सबसे छोटा टुकड़ा। अब आपको बहुत, ये बात इतनी आसान भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट है ना, क्योंकि इसमें आप को मैं गच्चा खिला दूंगा, इसमें आपको चक्कर में डाल दूंगा मैं, इसमें ऐसा कुछ है, तो इसमें आपको सुनना बड़ा कंसंट्रेट हो गए। तो सबसे छोटे टुकड़े को अपन फोटोन कहते हैं, भौतिक राशि के, सॉरी क्वांटम कहते हैं, भौतिक राशि के सबसे छोटे पीस को। ठीक है? अब आ जाए, अपन तो क्या पढ़ रहे हैं? आवेश का क्वांटम। आवेश का क्वांटम पढ़ रहे हैं और आवेश का क्वांटीकरण पढ़ रहे हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण लिख दिया, इसका मतलब तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि आवेश का एक्सचेंज यानी लेन देन सतत नहीं हो सकता। आप जितना मान चाहें उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आदान प्रदान किसके रूप में होता है? टुकड़ों के रूप में। ये तो आवेश के क्वांटीकरण का। अब आवेश का सबसे छोटा टुकड़ा जिसका प्रकृति में अस्तित्व है, उसे क्या कहेंगे? आवेश का क्वांटम। आवेश का सबसे छोटा टुकड़ा कौन है? ये वैज्ञानिक मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग से पता किया। किससे? तेल बूंद प्रयोग से। अब बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। तेल क्यों साहब? तो तेल अवाष्पशील द्रव है, तेल वेपोराइज नहीं होता है ना? पानी तो वेपोराइज होता है। अब पानी की बूंद होती तो जब नोजल से बूंद निकलती है, जब अपने कटिंग कराने जाते हैं तो सैलून वाला पानी डालता है ना आपके ऊपर, तो वो पानी नोजल से बूंदों में विभाजित होता है, वहाँ घर्षण होता है, घर्षण से आवेशित हो गए। और पानी की बूंदें तो थोड़ी देर में क्या हो जाती है? वेपोराइज हो जाती है, वाष्पित हो रही। तेल किसे कहते हैं? तेल क्या है? अवाष्पशील द्रव को तेल कहते हैं। तेल सब्जी में जो शुरू में डाला वो अंत तक होगा, इसीलिए सब्जी किसमें बनाते हैं? तेल में बनाते हैं ना। तो तेल अवाष्पशील द्रव है,
तो इसलिए मिलिकन ने किस पर प्रयोग किया? तेल की बूंदे। नोजल से तेल की बूंदें निकली, जब तेल की बूंदें नोजल से निकलेंगी तो आवेशित होंगी। इन पर आवेश का मापन मिलिकन ने किया, हजारों बूंदों पर आवेश का मापन किया। अब आप एक तरफ इसको रखते हुए देखना है ना, इसको ध्यान रखते हुए बोर, हजारों बूंदों पर मिलिकन ने आवेश का मापन किया। सभी बूंदों पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर पाई गई। जैसे मान लो बूंद नंबर 1, इस पर मात्रा पाई गई 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन। किसी बूंद नंबर 2 की बात करें, इस पर आवेश की मात्रा पाई गई 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन। किसी बूंद पर पाई गई आवेश की मात्रा 8 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। लास्ट, किसी बूंद पर पाई गई 14.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस बूंद पर या इस बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 9 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब ध्यान से समझना बात को। तो मिलिकन ने तेल की हजारों बूंदों पर आवेश की गणना की, मिलिकन उसके सहयोगियों ने, है ना। ताज्जुब वाली बात यह है कि उन्होंने यही चीज किसमें देखी? बूंदों में। जैसे यहां पर कोणीय संवेग का सबसे छोटा मान कौन है? h/2π। अब द्वितीय कक्ष में कोणीय संवेग कितना? दुगना, h/2π। चतुर्थ कक्ष में h/2π का 4 गुना। सातवें कक्ष में h/2π का 7 गुना। पूरा गुना ही है ना। दूसरे ऑर्बिट में h/2π का 2 गुना, तीसरे ऑर्बिट, चौथे ऑर्बिट में h/2π का 4 गुना, तीसरे ऑर्बिट में h/2π का 3 गुना। ऐसे ही मिलिकन क्या देख रहे हैं कि हर बूंद पर आवेश किसका पूरा गुना निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन का। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन थे, इस पे 9 इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब आवेश का सबसे छोटा मान कितना हुआ? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसे आवेश का क्वांटम कहते हैं। यह आवेश का क्वांटम है। आवेश का सबसे छोटा मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इससे छोटा नहीं होता। अब जैसे मान लो आप कहो कि मेरे को तो आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश चाहिए, पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन है? आवेश का क्वांटम। मतलब जिसको आपने क्वांटम कह दिया, इसका मतलब यह है कि फिर उसका पीस होना संभव नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं ही अपने आप में सबसे छोटा पीस है। इसलिए उसका नाम क्या रखा है अपन ने? क्वांटम। तो क्वांटम जो अपन बोलते हैं, तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि क्वांटम बोल चुकने के बाद फिर आपका स्वतंत्रता नहीं रहती, वही सबसे छोटा पीस होता है। हाँ, आप किसी, जैसे बॉडी ए है, बॉडी बी है, अब बॉडी ए से बॉडी बी को आवेश देना चाहते हो तो कम से कम तो कितना दोगे? क्वांटम के बराबर, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के। इससे कम तो दे ही नहीं सकते। अब ज्यादा से ज्यादा कितना? तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 हो सकता है, 500 हो सकता है, 5000 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका मतलब आधा इलेक्ट्रॉन है? नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन आवेश क्या है? क्वांटम। तो उससे आधा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आप यहाँ पर बहुत ध्यान रखना कि जब आप क्वांटम बोल देते हो तो उसका टुकड़ा नहीं हो सकता। तो आपने आवेश किसका क्वांटम है? सॉरी, आवेश का क्वांटम कौन है? इलेक्ट्रॉन। जब आपने इलेक्ट्रॉन को आवेश का क्वांटम बोल दिया तो अब बोलो उससे छोटा पीस होना चाहिए।
तो क्या किसी को 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे सकोगे? नहीं दे सकते। 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दोगे, अब आधा इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन आधा होता ही नहीं है। तो आप आवेश 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर दे सकते हो या 2 के बराबर दे सकते हो, 2.5 नहीं दे सकते। 500 इलेक्ट्रॉन के बराबर दे सकते हो, 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर दे सकते हो, क्या 100.7 इलेक्ट्रॉन के बराबर दे सकते हो? नहीं दे सकते। 100 में तो ठीक है 100 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए सर, 100 इलेक्ट्रॉन। अब 0.7 इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो सब क्वांटम कहने के बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर उससे छोटा संभव नहीं। तो आवेश का क्वांटम परिमाण में इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। ये किसने पता लगाया सर? वैज्ञानिक मिलिकन ने तेल की बूंदों के प्रयोग द्वारा। तो सब आवेश क्वांटीकृत राशि यानी आवेश का लेन देन टुकड़ों में होता है तथा आवेश का सबसे छोटा मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, उससे छोटा संभव नहीं है। क्लियर है ना? अब क्वांटम का कोई बहुत महत्व तो नहीं है, मैं अब कुछ चीजों से आपको समझा है ना। तो सब इस प्रकार किसी वस्तु पर आवेश धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन होगा तो इलेक्ट्रॉन का पूरा गुना। दोबारा ध्यान से समझे कि सब किसी वस्तु पर या किसी बूंद पर आवेश धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन होगा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुना। यानी यहां n = 1 2 3 5 500 5000 1.5 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, 3.7 नहीं हो सकता, पॉसिबल पूर्ण संख्याएं होंगी। यही बात मैं आपको बोर के उस एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग वाले कंसेप्ट से समझा रहा था कि वहां भी n का मान पूर्ण है, ऑर्बिट अधूरी नहीं हो सकती, ऐसे ही यहां भी n का मान पूर्ण संख्या होगा, है ना। अब साहब किसी वस्तु पर आवेश होता है, ये तो होगी साहब आवेश का क्वांटम और क्वांटीकरण। अब यहां से छोटी सी बात समझें और क्वांटम के महत्व को जानें, इसको फिर ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है ना। मान लीजिए एक से दूसरी बॉडी को 1 माइक्रो कूलाम आवेश देना है और 1 कूलाम आवेश देना है। 1 माइक्रो ले लेते हैं, छोटी मात्रा ले लेते हैं, 1 माइक्रो कूलाम आवेश आपको ए से बी को देना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आपको देने पड़ेंगे? तो सब आवेश कितना देना है आपको? 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम मतलब 10⁻⁻⁶ कूलाम। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? तो n बराबर Q/E, यहां से Q का मान 10⁻⁻⁶ और E का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो स्थानांतरित यानी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ले लें इधर 1.6, तो सर 10⁻⁻19 ऊपर की +19 होगी, +19 में से 6 गई तो प्लस की 13, 13 में से 1 ले लिया तो प्लस की 12, ये भाग देंगे अपन तो ये आएगा 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर आप 1 कूलाम आवेश देते तो, अगर 1 कूलाम आवेश देते तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती? इधर निकाल दो, n बराबर Q/E, तो सर Q का मान 1 कूलाम और E का मान वही 1.6 × 10⁻⁻⁹, -19 ऊपर गया तो +19, +19 में से 1 ले लिया तो 10 × 10⁻18 और ये 1.6 का भाग दे दिया, 10 में 1.6 का भाग देंगे तो 2.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब सब मैंने आपको आवेश का मात्रक पढ़ाया था कल, है ना। आवेश के मात्रक में क्या कहा था मैंने? 1 कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने चाहिए? 6.25 × 10⁻18। कल मैंने कहा था, आज सिद्ध करके दिखा दिया, 1 कूलाम आवेश के लिए
स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ये कल मैंने कही थी, मैंने आपसे कहा था याद रखना, और आज ये प्रूव करके दिखा दी। 1 माइक्रो कूलाम के लिए कितने स्थानांतरित होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 6.25 × 10⁻12। अब यहाँ पे एक बात को समझें, 1 माइक्रो कूलाम जैसे मान के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 जीरो इधर डाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने इलेक्ट्रॉन आपको बॉडी ए से बॉडी बी को देने पड़ेंगे, क्लियर? इतने। जब आप ए से बी को इतनी बड़ी मात्रा देंगे, कितनी बड़ी? 6.25 × 10⁻12। किसके लिए? मात्र 1 माइक्रो कूलाम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं। 1 कूलाम के लिए तो इतने देने पड़ते हैं, तो इसकी तो बात ही छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। इतने इलेक्ट्रॉन जब ए से बी जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप दिखेगा? क्या ये पीस यानी टुकड़ों की फॉर्म में दिखेंगे? नहीं। फिर तो ये आपको सतत आवागमन दिखेगा, ये तो कंटिन्यूटी दिखेगी। फिर यहाँ क्वांटम का कोई औचित्य रहा ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं इस कमरे में 5 चवनियां फेंक दूं, 5 कलदार फेंक दूं, एक एक के नोट फेंक दूं, तो 5 फेंक दिए तो आप ढूंढोगे एक वहां एक वहां एक वहां। और मैं इस कमरे में 1 ट्रक 2 ट्रक भर के सिक्के डाल दूं, 1-2 ट्रक भर के सिक्के डाल दूंगा, तो फिर आप ढूंढोगे क्या? फिर तो सब जगह क्या है? सिक्के ही सिक्के, तो सिक्कों की चादर हो जाएगी। फिर जब सिक्कों की चादर होगी तो वहां क्वांटम का क्या मतलब हुआ? वहां तो वितरण क्या हो जाएगा? सतत ही हो जाएगा ना। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन आपको ए से बी स्थानांतरित करने हैं, तो ए से बी इतने अधिक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करोगे तो ये स्थानांतरण सतत लगेगा, फिर क्वांटम का कोई औचित्य नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है, 100 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन की मात्रा हो, तो क्वांटम शब्द का औचित्य है। अदरवाइज अगर 1 माइक्रो कूलाम जैसी मात्रा की आप बात करें तो फिर क्वांटम का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि फिर 1 माइक्रो कूलाम में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि फिर उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह पाता, या वो आइसोलेट फॉर्म में नहीं रह पाते। फिर ऐसी जगह पर क्वांटम का कोई औचित्य नहीं। क्वांटम की बात वहां करते हैं जहाँ 25-30 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, जहाँ 1 माइक्रो कूलाम का स्थानांतरण हुआ। क्वांटम की बात करना बेकार है, क्लियर? अब सब एक बात को और समझिए, मिलीकन ने आवेश के क्वांटम के बारे में बताया। मिलीकन ने आवेश के क्वांटम के बारे में बताया कि कौन है आवेश का क्वांटम? इलेक्ट्रॉन। ये किससे बताया? टेलबोन प्रयोग से, है ना? टेलबोन प्रयोग से मिलीकन ने आवेश के क्वांटम के बारे में बताया, जो आपके सामने है। अब फिजिक्स में कोई भी चीज होती, कोई भी बेसिक होता है, उस बेसिक के एक्सप्लेनेशन के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे बेसिक का एक एक्सप्लेनेशन तो होता है प्रैक्टिकली, जैसे मिलीकन ने आवेश का सबसे छोटा मान यानी क्वांटम क्या बताया? प्रैक्टिकली। किसी भी बेसिक का एक एक्सप्लेनेशन होता है बाय एग्जाम्पल, हम कुछ चीजें उदाहरण से भी समझाते हैं। और किसी बेसिक का एक एक्सप्लेनेशन डेरिवेशनली। तो फिजिक्स क्या करती है कि जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली समझा रहे हो, एग्जाम्पल से समझा रहे हो, वो डेरिवेशन से समझा रहे हो, यानी सैद्धांतिक प्रिंसिपली समझा रहे हो, तो फिजिक्स प्रिंसिपल वाले को चूज करती है। फिजिक्स कहती है एग्जाम्पल में दिखना हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल उसको फॉलो करते हो, कुछ नहीं करते हो, वो सब में सत्य हो जरूरी नहीं। प्रैक्टिकल में दिखना भी हर परिस्थिति में संभव नहीं, पर अगर डेरिवेशनली पता पड़ता है तो हम कह सकते हैं वो बात सत्य है। तो सर अब एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। ये एक वैज्ञानिक है गेलमान। वैज्ञानिक गेलमान समझ गए कि मिलीकन तो प्रयोग से बता रहे हैं, अभी सैद्धांतिक पुष्टि तो आज तक नहीं हुई है,
साहब इलेक्ट्रॉन आवेश की सबसे छोटी मात्रा है, इसकी सैद्धांतिक पुष्टि नहीं है, प्रयोग से तो ही है। वैज्ञानिक गेलमान इस बात का मार्जिन लेते हैं। वैज्ञानिक गेलमान के अनुसार ऐसे कण प्रकृति में हो सकते हैं जिन पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन का 2/3 वह इलेक्ट्रॉन के 1/3 के बराबर हो। ये किसकी कल्पना है? गेलमान की। किस कारण से? क्योंकि अभी आवेश के क्वांटम की सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई है। तो गेलमान के अनुसार यह गेलमान ऐसे कणों की कल्पना करते हैं जिन पर आवेश 2/3e या 1/3e हो सकता है। गेलमान इन कणों को क्वार्क कण कहते हैं। क्वार्क। गेलमान के अनुसार क्वार्क कण 2 प्रकार के हैं, एक तो अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। ये गेलमान की इमेजिनेशन है। अप क्वार्क पर आवेश गेलमान के अनुसार +2/3e, डाउन क्वार्क पर आवेश गेलमान के अनुसार -1/3e, नेगेटिव हेवियर देन पॉजिटिव, यानी नेगेटिव भारी होता है किसकी तुलना में? पॉजिटिव की। अब गेलमान कहते हैं ये मेरी थिंक है, ये थॉट है गेलमान की। अब गेलमान कहते हैं अगर मेरी आप बात मानो तो मैं सैद्धांतिक रूप से बता दूंगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे जनरेट हुए। मैं आपको बता दूं, ये भी आपको एक बड़ा झटका लगने वाली बात होगी। आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में सब जानते हैं, उनका द्रव्यमान जानते हैं, आवेशित है या नहीं जानते हैं, कितना आवेश है वो भी जानते हैं, कहाँ रहते हैं ये भी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना कैसे हुई, आप ये नहीं जानते कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना। तो गेलमान कहते हैं कि अगर आप मेरी बात मानते हो, तो अगर आप गेलमान की बात मानते हो तो गेलमान आपको इसके द्वारा, अपनी परिकल्पना के द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की धारणा क्लियर कर देंगे। गेलमान के अनुसार प्रोटॉन 2 यू क्वार्क यानी अप क्वार्क और 1 डी क्वार्क से मिलकर बना है। यू क्वार्क पर आवेश कितना? +2/3e, यू क्वार्क पर +2/3e, तो 2 तो यू, 1 डी, -1/3e। अगर आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? वास्तव में प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक होता है। गेलमान कहते हैं मेरी अगर आप बात मानते हो तो मैं न्यूट्रॉन को भी क्लियर कर दूंगा, बेसिक पार्टिकल। और ये बहुत ग्रेट सोच है। वास्तव में आपको खुद को इसका आप स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया जाता है ना। न्यूट्रॉन गेलमान के अनुसार 1 यू और 2 डी क्वार्क से मिलकर बने। 1 यू का मतलब +2/3e और 2 डी यानी -1/3 और -1, इनका टोटल करो तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वास्तव में न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन है और प्रोटॉन धनावेशित है। और तो और भारी कौन है? डी। तो 2 भारी किसमें? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन से अधिक होता है। क्लियर सर? अब अगर गेलमान की बात मानो तो वास्तव में गेलमान ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सीन को बिल्कुल क्लियर कर दिया, कर नहीं करा। लेकिन आज तक हमें प्रायोगिक रूप से जहां भी आवेश की मात्रा मिली है वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही मिली है। तो हम आज भी किसके प्रिंसिपल को मानते हैं? मिलिकन की बात को ही मानते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी गेलमान सत्य साबित हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं, तो फिर आवेश का सबसे छोटा मान यानी आवेश का क्वांटम कौन होगा? 1/3 ही हो जाएगा। क्योंकि गेलमान की बात चलेंगे तो गेलमान में सबसे छोटा, भाई गेलमान ने 1 तो माना, 2/3 ही है ना। तो अभी तक तो प्रैक्टिकली गेलमान कहीं भी प्रूव नहीं हो पा रहे। प्रैक्टिकली जहां भी हमें आवेश की मात्रा पाई जा रही है वो कितनी पाई जा रही है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन अगर कभी गेलमान प्रूव हो गए तो आवेश का सबसे छोटा मान यानी आवेश का क्वांटम कौन होगा? 1/3e के बराबर। ये सब भविष्य की बात है। अब छोटी छोटी 2 बातें मेरे को करानी है।
एक तो अभी मैं चक्कर में डालने के लिए करता हूँ आपको, आपसे मैं कहता हूँ Q बराबर 6.56 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश किसी वस्तु पर है, तो इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एग्जैक्ट बताओ, है ना। तो सब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एग्जैक्ट बताओ। तो फॉर्मूले के अनुसार N बराबर Q/E, है ना। अब Q का मान कितना 6.56 इंटू 10⁻⁻19 क्लियर, अपॉन E यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो कट गए। अब आपसे एग्जैक्ट पूछेंगे तो ये 4.1 इलेक्ट्रॉन आएगा और आप आंसर क्या लिखेंगे 4.1 इलेक्ट्रॉन। तो प्रश्न क्या था, क्वेश्चन था सिंपल था कि सब किसी वस्तु पर 6.56 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बताइए। तो आपने एग्जैक्ट कितना कर दिया 4.1 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताओ, क्योंकि आपने क्या लिखा 4.1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन आवेश का क्वांटम है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, ये 0.1 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन। तो समझिए साहब, क्वांटम कहने के बाद दिक्कत हो जाती है, क्वांटम कहने के बाद पीस नहीं हो सकते। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, अगर मिठाई का क्वांटम रसगुल्ला है, मिठाई का क्वांटम रसगुल्ला है, कोई आपसे कहे 2 रसगुल्ले खा लिए ठीक है, कोई कहते 4 रसगुल्ले खा लिए ठीक है, कोई कहे मैंने 4.5 रसगुल्ले खाए, ऐसा कैसे हो गया जब क्वांटम ही एक रसगुल्ला है, तो साढ़े यानी आधा आधा रसगुल्ला कहां से आया फिर। तो क्वांटम कहने के बाद आप फंस जाते हैं, क्वांटम कहने के बाद 0.1 तो हो ही नहीं सकता। तो सब अगर किसी वस्तु पर 6.56 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन है, तो उस वस्तु पर कूलाम आवेश है, तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आती है बात। यह आप विशेष ध्यान रखना कि जब आप किसी को क्वांटम कह दें तो उसका अपूर्ण गुणज संभव नहीं है, उसका पूर्ण गुणज ही होना चाहिए। इससे पहले कल मैंने आपको बताया था कि ए से बी को 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहे हैं। तो एक कूलाम आवेश जाने में कितना समय लगा, तो मैंने कहा था समय आने पर सब प्रूव करता जाऊंगा, मैं भी इसको देखा। तो सब ए से बी 1 सेकंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10⁹ 1 सेकंड में। तो एक कूलाम आवेश ऐसे भी जाने में कितना समय लगेगा, है ना। तो सब इलेक्ट्रॉन कितने 10⁹ इलेक्ट्रॉन, है ना, में समय कितना समय 1 सेकंड। ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, आवेश बोलो 10⁹ आवेश कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी 1.6 इंटू 10⁻10 है ना। तो सब संख्या अलग चीज है, आवेश वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन है ना। 10⁹ इलेक्ट्रॉन में समय 1 सेकंड, तो आवेश कितना होगा, दोबारा समझाता हूँ सर मैं, तो राइटिंग जमी नहीं मेरी ना। तो सब 10⁹ इलेक्ट्रॉन में लगा समय, ये तो रहा 1 सेकंड, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना गुणा कर दो, तो कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻10 कूलाम। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम आवेश, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितना आवेश 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना आवेश 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 15 इलेक्ट्रॉन है तो कितना आवेश 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 10⁻9 इलेक्ट्रॉन तो कितना आवेश 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। में समय कितना, वही 1 सेकंड में संख्या लिखी थी सर,
तो सब इसलिए 1 कूलम में समय, इतने कूलम में, 1 कूलम में कितना समय लेगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। 10⁻⁻10 ऊपर ले जाओ, 10⁻⁻10 ऊपर ले गए तो ये प्लस और ये, तो ये 1.6, तो कितना आ गया? 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। क्लियर? इतने सेकंड लगेंगे 1 कूलम आवेश को ऐसे भी है। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन में 1 सेकंड का समय लगता है, तो 1 कूलम आवेश इतने सेकंड का। अगर इसको मैं मिनट में बदलूं तो 60 का भाग दे दूं, ये सब मैंने मिनट में बदला तो 60 से डिवाइड कर दिया, अब इतने मिनट हो गए। अगर आप आवर में पूछें तो आवर में पूछेंगे तो फिर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? 60 से, तो इतने आवर होगी। अगर आप डेज में पूछेंगे तो डेज में, एक डेज में कितने? 24 आवर, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 60 और 24, तो इतने दिन लगेंगे, है ना। और अगर आप साल पूछेंगे तो 6.25 इंटू 10⁹ कितने साल लगेंगे? तो 60 इंटू 60, ये तो दिन, और साल के लिए 365 का भाग दे दूंगा। अब क्या आ जाएंगे? ईयर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मान आएगा 200 साल। तो साहब, एक से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 10⁹ है, तो 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय लगभग 200। थैंक यू वेरी मच।